Hello everyone, welcome back to another session of reasoning from your all banking exams. So I hope आप बहुत अच्छे हो और यहाँ पे आप डिलीजेंटली सारे जो सेशंस हैं उनको फॉलो कर रहे हो एंड साथ के साथ खुद से भी प्रैक्टिस कर रहे हो। याद रखना जो भी चैप्टर हम यहाँ पे से कवर करते चल रहे हैं उसमें से 10-12 क्वेश्चंस एक बार खुद पे घर जाके सॉल्व करिएगा ताकि वो चैप्टर आपका और स्ट्रॉन्ग बनता जाए। यहाँ पे लर्न जब आप कॉन्सेप्ट्स कर रहे हो, जब समझ रहे हो, अप्रोच सीख रहे हो कि कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करते हो तो तब जाके वो चैप्टर आपको अच्छे से आ जाता है। ओके, सो याद रखना। ओके, सो फर्स्ट लर्न एंड देन प्रैक्टिस अपने आप। एंड आज के इस चैप्टर में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। इससे पहले हमने अल्फा न्यूमेरिक चैप्टर कवर किया था, ठीक है। तो अल्फा न्यूमेरिक में हमने 3 पार्ट्स किए थे और जिसमें हमने अलग अलग टाइप ऑफ सीरीज को डिस्कस किया था हर एक सेशन के अंदर। एंड आई होप आपने वो सेशंस को भी जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू दो सेशंस ऑल्सो। एंड इससे पहले हमने काफ़ी चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, ठीक है। सो आप सभी को पता है अभी हमारा प्रीलिम्स लेवल के हिसाब से सारे सेशंस चल रहे हैं। यहाँ पे जब आपका हायर लेवल क्वेश्चंस और हायर लेवल चैप्टर जब हम कवर करेंगे वो हम इन सारे सेशंस के बाद करेंगे। कुछ स्टार्टिंग के फर्स्ट सेशन डेडिकेटेड होंगे प्रीलिम्स के लिए एंड लास्ट के कुछ सेशंस होंगे जो आपके मेंस के लिए डेडिकेटेड होंगे। सो आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। एंड अगेन आपको यहाँ पे इनकी पीडीएफ अवेलेबल रहती है। पीडीएफ आपको कहाँ रहती है अवेलेबल? टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ से करोगे? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। वहाँ पे आपको इन सारे ही सेशन, चाहे क्वांट्स हो रहा हो, चाहे रीजनिंग हो रहा हो, इंग्लिश हो रहा हो, उन सभी सेशंस के आपको यहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल रहते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। And one more thing, if you are preparing for any exams, you need to know what is the level of exam, what is the level of questions, कैसा पैटर्न रहता है, ये सभी चीज़ें। और ये कहाँ से देखने को मिलता है आपको? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से आपको आइडिया लगता है, राइट। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से आप प्रैक्टिस करिएगा। आप इसको, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे ई बुक के अंदर। यहाँ पे आपको एसबीआई, आईबीपीएस एंड आरआरबी की ई बुक मिल जाएगी। इस ई बुक के अंदर आपको क्वेश्चंस हैं, उनके साथ में आंसर की भी अवेलेबल है। और ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो? आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको ई बुक का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो एंड देन प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, नाउ आई होप आप सभी को सारी चीज़ें पता चल गई, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एग्जाम्स के लिए, आपकी पीडीएफ के लिए, सारी चीज़ें, ठीक है। एंड यहाँ पे वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड गाइज कि अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि भाई आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग समझ क्या रहे हो, आप लोगों को इन ये सेशन हेल्प कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं, ताकि हम आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही रेलेवेंट कंटेंट लेके आते रहें एग्ज़ाम के लिए। ओके, और ये सीरीज़ आपकी चलती रहे ऐसे ही, ठीक है। तो चलिए, सो यहाँ पे अब बात करते हैं बैंकिंग एग्जाम्स महापैक की। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कहीं ना कहीं जाके स्टक हो गए हैं अपने प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान, और साथ ही यहाँ पे उनको लगता है कि नहीं, अभी एक मुझे कोर्स की ज़रूरत है, चाहे वो मेंस के लिए हो, चाहे मुझे टेस्ट के लिए हो, मुझे यहाँ पे ज़रूरत है, राइट। और साथ ही जो स्टूडेंट्स कंप्लीटली बिगिनर हैं, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए जो कोर्स है वो कम्प्लीटली डिज़ाइन आपके लिए ही किया गया है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि पहले तो ये आपके इन 6 एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपके रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, इसके अंदर आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है, हर एक एग्जाम के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से मिनी मॉक टेस्ट भी हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस आपकी क्वांट्स की, रीजनिंग की तो है ही, साथ के साथ आपके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी है, इंग्लिश की है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी है, कंप्यूटर नॉलेज की भी आपके यहाँ पे क्लासेस हैं। साथ में आपको जीए का भी कंटेंट मिलेगा, जीए के भी टेस्ट वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इट मीन्स ही कंप्लीटली कवर कर रहा है एक तरीके से आपकी प्रिपरेशन में जो भी इंपॉर्टेंट चाहिए फेज 1 फेज 2 सब में, ठीक है। सो अच्छे से तैयार रहिए इस कोर्स के लिए, आपके लिए ज़रूर इम्प्रूवमेंट लेके आएगा आपकी प्रैक्टिस में, आपके प्रिपरेशन में। तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। आप इसमें एनरोल कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? फ्रॉम 3 वेज। आप सबसे पहले तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा। सेकेंड, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर, एडुटैब लर्निंग सोल्यूशन। एंड थर्ड, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, तो वहाँ से भी खुद से देखकर आप एनरोल कर सकते हैं। ओके, सो ये 3 वेज हैं आपके, और बहुत ही बेहतर रहने वाला है आपकी जर्नी में ये कोर्स, तो एक बार ज़रूर देखिए इसको। आप साथ के साथ यहाँ पे डेमो क्लासेस भी लगा सकते हो, मैं आपको एंड में बता दूंगी कि आपको कहाँ पे मिलने वाला है ये सब। चलिए,
हम स्टार्ट करते हैं होमवर्क क्वेश्चन से। मैंने आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन दिया था ना ये वाला, और मैंने कहा था ट्राई करना है कि लास्ट में आपका जो टारगेट होना चाहिए वो यहाँ पे 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर होना चाहिए। ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर मैंने आपको कहा था कि कंसंट्रेशन से बनता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है समझने के लिए, या कुछ मुश्किल नहीं है बिल्कुल सॉल्व करने के लिए। तो इट मीन्स कि ये चैप्टर चेक करता है आपकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी सही है, कितना फास्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हो, एक बारी में पढ़कर आप समझ सकते हो या फिर नहीं। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, नंबर को काउंट करना है, विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड फॉलोड बाय अ वॉवल। तो नंबर देखो कहाँ का है, नंबर के आगे कॉन्सोनेंट पीछे से वॉवल, नंबर के आगे कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर के आगे कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर के आगे कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर के आगे कॉन्सोनेंट और पीछे से वॉवल भी नहीं है, नंबर के आगे कॉन्सोनेंट नहीं है, तो एक भी यहाँ पे नंबर ऐसा नहीं है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा नन, मतलब जीरो। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द एबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज। तो अब कॉन्सोनेंट काउंट करने हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय एन अल्फाबेट एंड फॉलोड बाय अ सिंबल। तो फॉलोड बाय अ सिंबल, तो पहले कॉन्सोनेंट देखो, उसके पीछे से सिंबल देखो, ये रहा आपके पास और ये रहा आपके पास आगे से अल्फाबेट। ठीक है, क्यों आपके पास है, आपके पास कॉन्सोनेंट के पीछे सिंबल होना चाहिए, कॉन्सोनेंट के पीछे सिंबल है और आगे से अल्फाबेट नहीं है, तो ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कॉन्सोनेंट के पीछे सिंबल होना चाहिए, आगे से अल्फाबेट नहीं है, एम भी काउंट नहीं होगा। कॉन्सोनेंट के पीछे से सिंबल, कॉन्सोनेंट के पीछे से सिंबल, कॉन्सोनेंट के पीछे से सिंबल है और आपके पास यहाँ आगे अल्फाबेट भी है, तो दो मेरे पास ऐसे कॉन्सोनेंट है, क्यू और जे मेरे पास, जो ये कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द सिंबल्स इन द अबव अरेंजमेंट आर ड्रॉप्ड, सारे सिंबल्स को भूल जाओ, तो कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल टेंथ फ्रॉम द राइट, कि आपके पास टेंथ राइट से कौन होगा, तो टेंथ ऑब्वियसली राइट से वही होगा जो सिंबल तो है ही नहीं यहाँ पे, सिंबल मतलब हट गए हैं। तो आप सिर्फ अल्फाबेट और नंबर्स काउंट करोगे, क्या क्या करोगे, अल्फाबेट्स और नंबर्स काउंट करोगे आप यहाँ पे। तो 1 2 3 यहाँ तक हो गया, 4 5 6 यहाँ तक हो गया, ठीक है, 6 and 9 यहाँ तक हो गया, फिर 10, कितना आ रहा है मेरे पास आंसर, 2 इज माई आंसर, राइट। तो आपके पास 2 आंसर आ रहा है, तो 2 कहीं भी नहीं है, नन ऑफ दीज आपका पास आएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसमें लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड, एलिमेंट बोला है, तो फोर्थ एलिमेंट ये है, एंड द टेंथ फ्रॉम राइट एंड, एंड दैट इन द टेंथ फ्रॉम राइट, टेंथ राइट से कौन, एलिमेंट, तो 4 ये हो गए, ठीक है, 4 ये हो गए और 2 ये हो गया। तो टी और क्यू के बीच में आपको बताना है कितने लेटर है, इन द गिवन अरेंजमेंट हो रहा है, कहीं पे भी इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं आया, याद रखना। यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, how many letters are there between the fourth element from the left end and the 10th from the right end of the given arrangement। अब यहाँ पे से आपके पास क्या है, देखो कितने लेटर्स होंगे, P, ठीक है, अब आपके पास F, ठीक है, ए हो गया एक लेटर, तो लेटर्स आपके गिवन सीरीज में ही काउंट होंगे, ना कि अल्फाबेट्स में काउंट होंगे। ओके, चलो, तो ये सारे लेटर्स बस काउंट करने हैं अब आपको। तो टोटल कितने लेटर्स ऐसे दिख रहे हैं हमें, 5 लेटर्स ऐसे दिख रहे हैं, तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर हो जाएगा 5, मेरा आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े यहाँ पे से, लेट्स सी नेक्स्ट वन। देयर आर 5 पर्सन्स, ईच हैज अ डिफरेंट हाइट, क्या है, हर किसी की डिफरेंट डिफरेंट हाइट है। There are two persons between H and M who is taller than V। अब ये एक क्या है, हमने स्टार्ट करना है ऑर्डर एंड रैंकिंग। आपको बताया था मैंने, ऑर्डर एंड रैंकिंग में से हम एक टाइप डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन बेस्ड पजल, बिकॉज यही अब आपके एग्जाम्स में आता है। बैंकिंग एग्जाम्स में आपके जो ओल्ड टाइप के क्वेश्चंस थे वो नहीं आते हैं, यही आपका एक इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रीलिम्स में आएगा ही आएगा, और कुछ इसकी झलक आपको मेंस में भी देखने को मिल सकती है। क्लियर, बट प्रीलिम्स में तो ये 3 मार्क्स आप लेके चलो, किसी ना किसी शिफ्ट में यहाँ से आता है क्वेश्चन। एक जैसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और ब्लड रिलेशन जैसा था ना, एक छोटा सा पैराग्राफ था, उसके बेस पे आपके 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिमिलरली यह भी ऐसे ही आता है, छोटा पैराग्राफ होता है इसी टाइप का एग्जाम में, और बड़ा नहीं आता। ये पजल तो नेम है इसका, बट ये बहुत लॉन्ग नहीं है, ये ऐसे कुछ अरेंजमेंट टाइप नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा समझना है आपको, कंपेयर कर रहे हैं
हम कंपेयर कर सकते हैं किसी पर्सन की हाइट, किसी पर्सन की एज, किसी पर्सन की सैलरी, किसी पर्सन का वेट, किसी पर्सन का सपोज उनके पास टॉयज हैं, कितने गाने गाए हैं उन्होंने फिल्मों में, इस टाइप का कोई भी कंपैरिजन यहाँ पे आपका आ सकता है। क्लियर है? तो हमारे पास हम एक एक करके उनको ऑर्डर में रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देयर आर 5 पर्सन, 5 पर्सन है, ईच हैज डिफरेंट हाइट, सबकी क्या है, डिफरेंट हाइट है। देयर आर 2 पर्सन बिटवीन एच एंड एम हु इज टॉलर देन वी। अब एम की रिलेशन आपको वी से कहा गया है, तो एम तो आपका वी से टॉलर है, और कह रहा है कि देयर आर 2 पर्सन बिटवीन एच एंड एम। बिटवीन एच एंड एम का मतलब हो गया कि एच आपका अगर यहाँ है, तो सपोज मेरे पास 5 पर्सन है ना, तो एच और एम के पास मेरे पास कितने पर्सन हो गए, 2 ऐसे करके हो गए। अब 2 पर्सन जरूरी थोड़ी है, जैसे कि यहाँ पे जब मैंने एच और एम बनाया, तो मैंने इस चीज का ध्यान रखा कि भाई अगर एच ऐसे होगा और मैं ऐसे करके रख रही हूँ, क्योंकि एच की हाइट बड़ी है, राइट, हम क्या करेंगे, जैसे 5 पर्सन है मेरे पास, तो हम ऐसे में रखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट में, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट में रखेंगे, एक सीक्वेंस में रख रहे हैं बस। अब आपके पास एम ऐसे भी तो हो सकता है, एम जरूरी थोड़ी कि एम छोटा ही होगा हाइट में, हमें क्या पता, तो ये आपकी 2 पॉसिबिलिटीज बन गई। एच जो है देखो, एच इज टॉलर देन एक्स हु इज नीदर द स्मॉलेस्ट पर्सन नॉर द थर्ड स्मॉलेस्ट पर्सन। अब देखो एच जो कि आपका एक्स से टॉलर है, एच आपका एक्स से टॉलर है। अब अगर थर्ड केस देखोगे आप, यहाँ पे सेकंड वाला केस देखो, इसमें देखो 1 2 3 4 पर्सन अरेंजमेंट हो रखी है, तो एक्स के लिए एक ही जगह बचती है जो एच एक्स एच के पीछे है, वो ये वाली, और पूरे आपके पास 5 पर्सन की अरेंजमेंट हो गई, इसके अलावा कोई नया पर्सन इधर बीच में नहीं आ सकता। इसका मतलब दूसरे केस में एक्स जो है वो लीस्ट बन रहा है या स्मॉलेस्ट बन रहा है, जो कि मना किया था, कहा गया था कि एस एक्स इज नीदर द स्मॉलेस्ट, मतलब नीदर द स्मॉलेस्ट मतलब नहीं है, नॉर द थर्ड स्मॉलेस्ट भी नहीं है। क्लियर? तो एक्स आपका स्मॉलेस्ट नहीं है, थर्ड स्मॉलेस्ट भी नहीं है, तो ये सेकंड वाला पॉसिबिलिटी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। क्लियर? अब मुझे पता है कि m से छोटा v है, तो m से छोटा v के लिए एक ही जगह बच गई है ये वाली, और हमारे पास अगेन पहला केस देखो, 5 पर्सन का अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुका है, इसके अलावा और जगह और आपके पास नहीं होगा, है ना। तो आपने क्या करना है, 5 ही पर्सन है, 5 आपके पास एक फ्रेम बन गया है, तो h यहीं आएगा, m यहीं आएगा, और v आपका यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? साथ में उन्होंने x के लिए देखो 2 चीजें कही, x आपका स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता, और साथ ही x आपका थर्ड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट का मतलब है देखो, अगर कभी भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्मॉलेस्ट ऐसे करके आ गया, सेकंड स्मॉलेस्ट करके आ गया, तो आप हमेशा स्मॉलेस्ट की साइड से काउंट करते हो। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट कौन है मेरे पास, इसमें जहां पे हमने रखा है स्मॉलेस्ट है v, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है, मैं स्मॉलेस्ट के साइड से काउंट करूं तो 1 2 3, तो यहाँ पे आपका जो x है, x यहाँ पे नहीं आ सकता, x की जगह ये गलत है। क्लियर? ओके, x की जगह ये गलत है, तो एक ही जगह x के लिए बच गई है ये वाली, और वो h से छोटा भी है ना। अब आखिरी में एक पर्सन बचा है, जो कि आपका यहाँ पे आ जाएगा, जो एक ब्लैंक बचा हुआ है जहां पे हमने किसी को नहीं रखा। ठीक है, तो ई के लिए वो पोजीशन खाली हो गई, क्योंकि ई ही बचा था हमारे पास। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे बड़ा हाइट किसकी है, एच की है, और सबसे स्मॉलेस्ट हाइट किसकी है, वी की है। अब मुझे कहा जाए कि थर्ड टॉलेस्ट पर्सन बताओ, तो थर्ड टॉलेस्ट का मतलब होगा आप टॉलेस्ट की साइड से काउंट करोगे। अब आपके पास ऑर्डर है एच एक्स ई एम और वी, यही है आपके पास ऑर्डर, राइट। तो ये आपके पास थर्ड टॉलेस्ट मतलब आप टॉलेस्ट की साइड से काउंट करोगे, राइट, है ना, टॉलेस्ट की साइड से आप लोग काउंट करोगे। ओके, तो टॉलेस्ट की, सॉरी ये स्मॉलेस्ट है, टॉलेस्ट की साइड से तो 1 2 एंड थर्ड, थर्ड टॉलेस्ट कौन है, ई है, तो आंसर में क्या आएगा, ई। अब पॉसिबल हाइट पूछिए, तो यहाँ पे कुछ हाइट के बारे में भी कहा गया था, देखो द हाइट ऑफ द सेकेंड टॉलेस्ट and that of the smallest person are 180 and 160 respectively।
तो रिस्पेक्टिवली का मतलब है 180 जो पहला पर्सन है, तो सेकंड टॉलेस्ट की हाइट यहाँ पे देखो इसमें कहा गया है कि जो सेकंड टॉलेस्ट पर्सन है उसकी हाइट आपकी 180 है, एंड जो स्मॉलेस्ट पर्सन है उसकी हाइट आपकी 160 है। तो यहाँ पे सेकंड टॉलेस्ट हो गया हमारे पास x, इसकी हाइट हो गई 180, ठीक है, और जो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पर्सन है उसकी हाइट हो गई 160। तो यहाँ पे अब आप बताओ कि भाई इसकी है 180 और इसकी है 160, कि m की पॉसिबल, अब m की पॉसिबल हाइट जो होगी वो 180 और 60 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि इसी के बीच में m आ रहा है, ना ही 180 से ज्यादा और ना ही 160 से कम। तो ये 160 से लेकर पूरे 180 के बीच में जो भी नंबर यहाँ पे होगा वो इसके लिए पॉसिबल होगा, क्योंकि पॉसिबल हाइट पूछी है, एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं है। तो 180 कांट बी द आंसर, 160 कांट बी द आंसर, 150 तो आपका छोटा ही हो गया 60 से, तो ये गलत हो जाएगा। तो 170 जो है वो इस फ्रेम में लाई कर रहा है, तो इसलिए सी आपका आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इतना ही आसान कि व्हाट कुड बी द हाइट ऑफ एच। अब व्हाट कुड बी का मतलब है कि इसमें हाइट जो है एच की क्या हो सकती है पॉसिबली। अगेन तो आपको पता है हाइट जो हैगी एच की वो आपकी 180 से ऊपर होगी, 180 से जो भी नंबर आपका बड़ा होगा वही यहाँ पे आंसर देगा। तो इन सभी में 180 से एक बड़ा नंबर है 181, तो मेरा आंसर ये होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया। इसमें अगेन कंपैरिजन होता है, लास्ट में आप एक ऑर्डर में उनको रखते हो, जिसका रिलेशन जिसके साथ गिवन हो रखा है उन्हीं के बीच का ऑर्डर आपको पता चलता है, उसके अलावा किसी और का नहीं। सो लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। 6 singers A, B, C, D, E and G won different number of awards in a award show. B won more awards than D. अब देखो B का ऑर्डर दिया है D से, B won more awards than D, तो आपने साइन बना दिया मोर का, है ना। A won more awards than both D and G. अब यहाँ पे E का रिलेशन D और G से बताया है कि D और G से बड़ा है, या D से और D और G से उसका वैल्यू बड़ा है, पर D और G के बीच का रिलेशन नहीं पता, इसलिए मैंने स्लैश मार दिया कि मुझे नहीं पता अभी कि D बड़ा है या G बड़ा है। C did not win the least number of awards. क्या क्या है कि C जो है वो सबसे कम अवार्ड्स नहीं जीता है, तो सी के लिए मना कर दो भाई कि लिस्ट नहीं होगा, ये आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे यहाँ पे है कि बी वॉन मोर अवार्ड्स देन ई। ठीक है, बी क्या है आपके पास, वॉन मोर अवार्ड्स देन ई बट फ्यूअर अवार्ड्स देन ए। अब इस पूरे रिलेशन को देखो कितने अच्छे से हमने रखना है। बी वॉन मोर अवार्ड्स देन ए, बी का जो है ई से ज्यादा है, बट फ्यूअर मतलब बी के लिए ही है कि फ्यूअर मतलब कम है ए से, बट किससे कम है, ए से कम है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, सी वॉन फ्यूअर अवार्ड्स देन जी, सी का जी से फ्यूअर अवार्ड से मतलब कम है, और ई के अवार्ड आपके पास 8 गिवन है। अब मेरे पास सपोज ये 1 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है, ये 3 इक्वेशन है, और ये आपकी 4th इक्वेशन है। अब मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से एक बार देखो क्या क्या मेरे पास आप मिला हुआ है। अगर मैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड को देखो, बी का रिलेशन देखो, बी आपका डी से बड़ा है और डी से बड़ा ई भी है, पर बी आपका ई से बड़ा है। देखो ई के लिए सेकंड से देखो, सेकंड से ये मिला मुझे ई इज ग्रेटर देन डी एंड जी, ये मिला। बी इज ग्रेटर देन ई थर्ड से मिला, और ए इज ग्रेटर देन बी, राइट। मेरे पास टोटल 6 लोग हैं, इसका मतलब मेरे पास 6 पोजीशन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगेन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अवार्ड्स, जरूरी नहीं है आप ऐसे ही ऑर्डर में रखो, आप ऐसे भी रख सकते हो, इंक्रीजिंग में भी रख सकते हो। डिक्रीजिंग मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो ए आपका ए बी और डी और जी, आपको इतना पता है कि जी आप जी से छोटा है सी। अगर देखो अगर जी से भी छोटा है सी तो ऑब्वियसली ई से तो छोटा ही होगा, है ना। तो ए बी और ई का ये पोजीशन तो करेक्ट है, और इन 3 पोजीशन पे अब आपको डी रखना है, जी रखना है और सी रखना है। क्लियर? क्लियर है? यही तीनों आएंगे, 3 पोजीशन 3% अब हमने रखना है, ए बी ई की पोजीशन फिक्स हो गई है। क्लियर? अब यहाँ पे आपके पास देखो एक एक करके हम इनको रखते हैं। अब जी की पोजीशन देखो, ठीक है, जी की पोजीशन देखो। अब देखो जी 2 पोजीशन में आ सकता है,
एक तो आपके पास जी यहाँ आ सकता है, एक आपके पास जी ऐसे आ सकता है, इस पोजीशन पे आ सकता है, बिल्कुल इसी के ऊपर मैंने दूसरी पॉसिबिलिटी करके रख दिया है ना। अब जी से छोटा है सी, फोर्थ में से देखो जी से छोटा है सी, तो जी से छोटा सी तो आपका यहीं पे आएगा, और सी तो इस वजह से क्या बन जाएगा, लिस्ट बन जाएगा, लीस्ट अवार्ड वाला, जबकि वो नहीं है, मना किया है, तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, और ये भी इसका मतलब जी की पोजीशन गलत है। जी आपका एंड पे तो आ नहीं सकता, क्योंकि अगर एंड पे आ गया, सपोज आपने रख दिया, तो सी के लिए कहाँ रखोगे भाई जगह, नहीं होगा ना। तो जी आपका, ये जो आपने एक पोजीशन बनाई है वहीं पे आपका करेक्ट है, और अगर जी यहाँ पे है और सी आपका एंड पे नहीं है, तो सी की उन दो पोजीशंस में से एक ही पोजीशन सही है, ये वाली, क्योंकि जी आपका सी से बड़ा है, सी आपका लिस्ट पे नहीं है, डी आपका यहाँ आ जाएगा, क्योंकि पूरे रिलेशन में से कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा गया था कि डी आपका सी से बड़ा है या डी छोटा नहीं हो सकता, कहा था कुछ नहीं। डी और जी के बीच का रिलेशन ही कुछ क्लियर नहीं था, वैसे ही डी और सी के बीच का रिलेशन क्लियर नहीं था। तो आपके पास यहाँ पे सबसे सबसे ज्यादा नंबर, मोस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स किसके पास है, ए के पास, और मिनिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स किसके पास है, डी के पास। तो आपके पास ये ऑर्डर बन गया। अब क्वेश्चंस पे चलो, हु वॉन द लीस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स, सिंपल, अभी तो निकाला आपने, डी। कह रहा है कि हु वॉन मोर अवार्ड्स देन डी बट लेस देन जी, मतलब जी से कम पर डी से ज्यादा, कौन है इन दोनों के बीच में, देखो एक ही दिख रहा है अभी, सी, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर। व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ अवार्ड्स बी कुड विन, कह रहा है कि बी कितने अवार्ड जीत सकता था। अब मेरे पास 8 अवार्ड दिए हैं किसके, ई के, अगर मेरे पास 8 अवार्ड हैं ई के, तो ऑब्वियसली आपके पास जो बी वाला होगा वो मोर देन 8 ही होगा, मोर देन 8 ही हो सकता है, 9 10 11 कुछ भी। तो यहाँ पे एक नंबर है जो इस आंसर का पॉसिबल आंसर दे रहा है, इस क्वेश्चन का पॉसिबल आंसर दे रहा है, डेट इज 10। तो इसीलिए यहाँ पे नन ऑफ दिस चूज नहीं करते हो, पॉसिबल आंसर 10 में आ रहा है, तो यस यही करेक्ट होगा। ओके चलो, सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे तरफ चलते हैं अब हल्का सा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा रीड करो इसको। कहा है कि देर आर 6 persons ए बी सी डी ई एंड एफ, ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट हाइट्स। 6 लोग हैं, हर किसी की अलग अलग हाइट है। ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन डी। क्या कहा है कि ए आपका टॉलर तो है बी से, बट शॉर्टर है, मतलब किससे, डी से, तो डी से छोटा हो गया, बी से बड़ा हो गया, तो ये पूरा एक सीक्वेंस आया हमारे पास। ओनली 2 पर्सन आर शॉर्टर देन ई। अब देखो इस पूरी लाइन को पढ़ो अच्छे से। मेरे पास टोटल 6 पर्सन है, और अगर मैं अरेंजमेंट बनाने बैठी तो 1 2 3 4 5 6, और यही आपका ऑर्डर चलेगा। कह रहा है कि ओनली 2 पर्सन शॉर्टर हैं, मतलब सिर्फ दो ही लोग ऐसे हैं जो ई से छोटे हैं, तो 1 और 2 ई यहीं पे आएगा, क्योंकि ई से और छोटे तो हो नहीं सकते। तो ई की पोजीशन इस लाइन की वजह से फिक्स हो गई। इस लाइन का मीनिंग समझ जाओ यहाँ पे, ओनली 2 पर्सन शॉर्टर हैं ई से, ओनली मतलब फिक्स्ड, एग्जैक्टली ओनली फिक्स्ड। अब देखो ये आ चुका है, हाइट ऑफ डी इज 159, डी की हाइट दे दी है 159, और एंड बी इज 148। बोथ ए एंड डी आर टॉलर देन सी। अब बोथ ए एंड डी, तो बोथ ए एंड डी को ऐसे शो करो, टॉलर देन सी, तो मतलब सी से डी और ए दोनों ही बड़े हैं, बट शॉर्टर देन एफ। देखो बोथ ए एंड डी आर टॉलर देन सी बट शॉर्टर। अब ये बट किसकी बता रहा है आपको इन्फॉर्मेशन, ये ए और डी दोनों की इन्फॉर्मेशन बता रहा है, क्योंकि पहला पर्सन यहाँ पे दोनों ही है, पहले सब्जेक्ट यहाँ पे ए और डी दोनों है। बट शॉर्टर देन एफ मतलब ए और डी दोनों ही एफ से छोटे हैं हाइट में। सी इज नॉट द पर्सन हुज हाइट इज द लीस्ट, मतलब सी आपके पास यहाँ पे नहीं आएगा। ओके अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, थोड़ा सा इनको मिक्स करते हैं, इसको और इस इक्वेशन को देखो मिक्स करते हैं। डी और ए का ऑर्डर गिवन है, एफ का ऑर्डर गिवन है, तो एफ अगर ए और डी दोनों से गिवन है तो ए से गिवन, ए से बड़ा है, और डी से दोनों से बड़ा है, तो डी और ए का ऑर्डर यहाँ पे अप्लाई कर दो, ऐसे कुछ डी ए से बड़ा है।
अब बी और सी का ऑर्डर नहीं पता आपको, है ना। एफ, डी और ए पता है, अब बी और सी में नहीं पता आपको कि बी बड़ा है या सी बड़ा है, पर एफ डी ए करेक्टली पता है। और आपको ये भी पता है कि बी और सी ऐसा कुछ करके आ सकता है, क्योंकि ए से तो दोनों छोटे हैं, ए से बी भी छोटा है, ए से सी भी छोटा है। अब बी और सी के लिए यही दो जगह पॉसिबल है, क्योंकि एफ डी और ए तो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों से अब कोई बड़ा नहीं है यहाँ पे, इन तीनों के बीच में कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि ई तो ऑलरेडी फिक्स था। बी और सी आपके दोनों ही ए से छोटे हैं, तो ए की यही पोजीशन सबसे करेक्ट है। ए के पीछे दो पोजीशन हमें चाहिए ही चाहिए थी मिनिमम। अब यहाँ पे सी लिस्ट मना किया है, तो सी यहाँ नहीं आ सकता, सी यहाँ आ जाएगा, बी आपका फिर यहाँ आ जाएगा बचा हुआ। क्लियर है? चलो, सो पूरा ऑर्डर बन गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि डी की हाइट है 159 और बी की हाइट है 148। तो आंसर में देखो, हाउ मेनी पर्सन शॉर्टर देन ए, कितने हैं शॉर्टर ए से? 3 पर्सन है, 3 मेरे पास आंसर आएगा। क्लियर? व्हाट इज द पॉसिबल हाइट ऑफ सी, पॉसिबल हाइट क्या है सी की? 159 और 148 के बीच में होनी चाहिए, तो कोई भी नंबर 152 विल बी द आंसर, राइट? पॉसिबल हाइट। हु अमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट? एफ इज द टॉलेस्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको रीड करिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। सिक्स पर्सन हैं, namely A, B, C, D, E and F have different weight. The weight of C is more than the weight of E but not more than the weight of F and D. तो इस लाइन का मीनिंग समझो, यहां से लेकर यहां तक में बनाया। The weight of C is more than the E, तो C का वेट ज्यादा है E से, but not more than weight of F and D। इसका मतलब F और D से दोनों से ही उसका वेट कम है, वेट कंपेयर हो रहा है यहाँ पे। The weight of B is more than the weight of E, A and E, ठीक है। जो B है उसका वेट आपका A और E से ज्यादा है, बट नॉट मोर देन F। एक इक्वेशन ये बन गई भाई। आगे बढ़ लो, वेट ऑफ F इज मोर देन वेट ऑफ D, F और D का भी ये ऑर्डर आ गया। क्लियर? अब कुछ मीनिंग्स दिए हैं। वेट ऑफ D इज 86 एंड वेट ऑफ द वन whose weight is fourth highest is 74। तो अभी इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे, बाद में सिंप्लीफाई करेंगे, अभी हमें नहीं पता कौन फोर्थ हाईएस्ट है। द वेट ऑफ ए इज मोर देन वेट ऑफ सी बट नॉट मोर देन द वेट ऑफ डी। मतलब कहा गया है कि ए का वेट आपका सी से ज्यादा है, पर नॉट मोर देन मतलब आपका डी से ज्यादा नहीं है, तो डी से कम ही होगा, ज्यादा नहीं है तो कम ही होगा ऑब्वियसली। ये मेरे पास ऑर्डर आ गया। इन चारों ऑर्डर्स, इन चारों सीक्वेंस से मैं अब एक बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, सबको देखो, एफ आपका बी से बड़ा है, एफ आपका डी से बड़ा है ना। बी आपका ए से बड़ा है और ए से बड़ा डी भी है, बट बी और डी का याद रखो, बी और डी का आपस में कोई रिलेशन दिख रहा है नहीं। देखो, पूरे जिन जिन इक्वेशन में हमने देखा तो बी और डी में ऑर्डर नहीं गिवन है, बी का ए के साथ गिवन है, डी का ए के साथ गिवन है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल आपको दूं, आप कहोगे मैम ये तो ऐसा है और ये यहाँ पे ऐसा है, तो क्या दिक्कत आ रही है? मतलब ये तो साफ दिख रहा है, बी और डी का ही हमें एक के साथ अगर रिलेशन पता तो आपस में नहीं पता होगा कि क्यों होगा? अगर अगर जैसे मान लो कीर्ति, कीर्ति आपकी टॉलर है राधा से, कीर्ति टॉलर है राधा से। क्लियर? कीर्ति टॉलर है राधा से एंड श्याम भी राधा से टॉलर है ना। तो कीर्ति और श्याम का आपस में हाइट का हमें कैसे पता होगा कि भाई टॉलर और हाइट स्मॉलर कौन है उनमें से? तो इसीलिए ए और बी का हमें यहाँ पे नहीं पता, सॉरी बी और डी का रिलेशन नहीं पता चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाला बनाऊं कि F इज ग्रेटर देन D, D इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन C एंड C इज ग्रेटर देन E दिख रहा है मेरे पास, और टोटल कितने हैं मेरे पास? 6 सीट्स हैं, जिसमें 5 यहाँ पे पॉसिबल, 5 आ चुका है कंप्लीट, 5 का ऑर्डर आ गया है, फिक्स नहीं हुए हैं अभी कुछ भी। अब यहाँ पे देखो, B का रिलेशन D से नहीं पता, तो B यहाँ भी हो सकता है, B आपका यहाँ भी हो सकता है, भाई कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि B A से तो बड़ा है और F से छोटा है, ये क्लियर है।
F से छोटा है और B से बड़ा है, इस वाली इक्वेशन को देखो, ये तो क्लियर है। तो B की ये दो पॉसिबल पोजीशन हो गई। तो हमारे पास दो केस यहाँ से निकल के आए हैं, दो केस निकल के आए हैं। एक में हो गया F B कुछ इस टाइप से, और एक में हो गया है, तो B की दो अलग अलग पोजीशन यहाँ पे आपके पास है। ठीक है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, एक बार वो D से बड़ा है, एक बार वो D से छोटा, विच वी डू नॉट नो। तो ये मेरे पास फाइनल आ रहा है। ओके, चलो आगे इसमें क्वेश्चंस देखते हैं कैसे दिए गए हैं कि व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ सी। पॉसिबल वेट बताओ भाई सी का कितना है। तो अगर मैं सी का पॉसिबल वेट बोलूं तो डी का तो आपके पास है 86, डी का वेट कितना है 86 है। आप अगर दोनों ही क्वेश्चंस के अंदर देखो तो कहा गया था वन हुज वेट इज फोर्थ हाईएस्ट, जो फोर्थ हाईएस्ट वेट है जिसका, उसका वेट है 74। तो दोनों ही केस के अंदर फोर्थ हाईएस्ट कौन है, ए ही फोर्थ हाईएस्ट है। एफ बी डी ए दोनों ही केस में फोर्थ नंबर पे आपका ए ही है। तो 74 जो हाइट है सेंटीमीटर के, सॉरी वेट जो है आपका केजी, वो ए का है। तो यहाँ पे ए अगर 74 है, राइट, और सी उससे कम है, तो 74 से नीचे ही नंबर होना चाहिए। तो ये कौन सा नंबर पॉसिबल दिखा रहा है, 70 दिखा रहा है। हाउ मेनी पर्सन्स हैव मोर वेट देन डी, डी से ज्यादा या तो एक पर्सन का वेट है और या तो दो पर्सन का। तो ये 1 और 2 में से एक यहाँ पे आंसर आता है। अब मुझे इसका मतलब कुछ भी फिक्स नहीं पता, तो मैं क्या आंसर करती हूँ, कैन नॉट बी डिटरमाइन, कि कितने लोग आपके 20 डी से ज्यादा वेट के होंगे। क्लियर है, ऐसे करके आंसर करेंगे। अब 10th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ बी इफ द वेट ऑफ द हैवीएस्ट वन इज 98। कह रहा है कि भाई देखो, हाईएस्ट मतलब जो एफ है उसका वेट आ गया 98। अब बी की तो पॉसिबल पोजीशन है, मतलब बी की तो दो पॉसिबल पोजीशन है, एक फिक्स्ड है ही नहीं। अब वो डी से छोटा भी हो सकता है, वो डी से बड़ा भी हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे आपके पास डी का जो वेट है वो 86 है। अगर एक बार डी का वेट 86 आ गया और यहाँ पे डी का वेट 86 आ गया, तो दो पॉसिबल पोजीशन है। देखो, एक बार उसका 86 से ज्यादा होगा, एक बार 86 से कम होगा। तो बी का जो वेट होगा या तो 86 से ज्यादा होगा एक बार, और या तो 86 से कम होगा एक बार। ठीक है, तो 86 से कम वाले में तो ये दोनों तो लाई नहीं कर सकते हमारे, ये तो लाई ही नहीं करेगा, 99 तो वैसे ही कैंसिल आउट है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइन विल बी माई आंसर, क्योंकि मैं बी का फिक्स पोजीशन नहीं बता पा रही हूँ। क्लियर है, सो ये मेरा एक हो गया। चलिए यहाँ पे से आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन होगा ये आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, इसको होमवर्क करोगे और यहाँ पे इसके क्वेश्चंस हैं, इसको आप देखोगे। ओके, ये होमवर्क है। चलिए, सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन एंड आई होप यू विल लाइक द वीडियो। और कमेंट कमेंट जरूर करने का गाइस, आपको जैसा भी यहाँ पे लगता है, जो भी आपके मन में है यू कैन कमेंट अस। आपको जो भी यहाँ पे पूछना है यू कैन कमेंट अस, ठीक है, और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलो, सो यहाँ पे मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको वेबसाइट पे विजिट करके कोर्स कैसे विजिबल रहेगा। जब आप कोर्स देखोगे तो आपको ऐसे edutap.in गूगल पे टाइप करना है, कोर्सेज पे जाना है, बैंकिंग कोर्सेज आपको यहाँ पे से दिख जाएगा। देन आपको स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको इस तरीके से ये कोर्स दिख रहा है, बैंकिंग एग्जाम्स महापैक। तो यहाँ पे बाय नाउ पे जाके आप एनरोल कर सकते हो। एंड आपको कुछ और चीज़ें जाननी है तो नो मोर पे आप जा सकते हो। नो मोर पे आप जाएंगे तो यहाँ पे साइलेंट फीचर्स ऑफ द कोर्स आपको दिखेंगे, कोर्स का क्या कंटेंट है। आपको यहाँ पे आपको डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, क्वांट्स के, रीजनिंग के, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के, आप देख सकते हो यहाँ पे सारे कंटेंट। ठीक है, देन आपको स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल जानना है तो ये भी आप देख सकते हो, तो थोड़ा और चीज़ें जान सकते हो आप जाके, और बाय नाउ पे जाके आप एनरोल यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप यहाँ पे से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। एंड नाउ वट एवर यू आर गोइंग टू डिसाइड, यू आर गोइंग टू डिसाइड वट विच इज राइट फॉर यू, राइट पाथ आप चूज करिए, जो भी बेनिफिशियल होगा आपके लिए वो चीज़ आप यहाँ पे चूज करिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।